बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी पार्ट 1 का, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी कन्वर्जन को समझा था। मीन टू से कि कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। ये कन्वर्जन ही बेसिकली फोटोसिंथेसिस थी, और उसके लिए हमने यू नो वेरी वेल कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को समझा, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को समझा, फिर हमने उसमें स्ट्रोमा और ग्रेना की इंपॉर्टेंस को देखा, और फिर हमने ये देखा कि कैसे जो ग्रेनम और हमारा स्ट्रोमा है ये मिल के सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ट्राइओसिस, और उससे हम हेक्सोसिस वगैरह प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। आज इस टॉपिक में हम एक और एनर्जी कन्वर्जन को समझेंगे कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी मींस हीट और वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस पर्पस के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, we have already started our lecture with the name of Almighty Allah, and we want to say a dua of the Holy Prophet, that is Rabbi Ziddi Ilma. And you know, we have already made what the learning objective of my students, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि what is basically the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, और हम उसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी और रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स। तो उसमें आप सबसे पहले ही देख रहे थे, आपने डिस्कस किया हमने रोस्ट्रम पेपर भी, कि हमने सबसे पहले क्या किया, लाइट एनर्जी को यूज किया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लाइट एनर्जी को हमने किस पे फॉल करवाया था, यू नो कि हमने इनको लीव्स पे फॉल करवाया, और फिर हमने इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू एटीपी और NADPH2। यू नो वेरी वेल, बहुत दफा लास्ट 6 और 7 लेक्चर्स में हमने बहुत दफा ये वाले वर्ड्स बार बार रिपीट किए। ये सारा रिएक्शन था हमारा लाइट रिएक्शन। फिर हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर, इनटू डेफिनेटली ट्राइओसिस, राइट। और आपको ये बात पता है कि वो प्रोसेस जिसमें हमने ट्राइओसिस को प्रोड्यूस किया था, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, द केल्विन साइकिल, राइट। तो ये जो हमारे केल्विन साइकिल हैं, इसमें हमने एक एनर्जी कन्वर्जन को समझा। हमने एक केमिकल को दूसरी फॉर्म ऑफ केमिकल में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला प्रोसेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम उसे नाम देते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन। और अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एनर्जी की बजाय हीट की सेंस में लें, तो हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एंडरगोनिक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एंडोथर्मिक इन द टर्म ऑफ हीट। तो बहरहाल इस प्रोसेस के थ्रू हमने ट्राइओसिस को प्रोड्यूस कर लिया था, और यू नो वेरी वेल कि हमने बाद में इस ट्राइओसिस से हेक्सोसिस, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के डाइसैकेराइड्स, और फिर हम लोगों ने इवेंचुअली क्या बना लिए, पॉलीसैकेराइड्स। ये सारे के सारे रिएक्शंस एंडरगोनिक हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये वाले मॉलिक्यूल हमारी लाइफ में किसी तरीके से किसी हमारी बचपन की एक्टिविटी से या बड़े एक्टिविटी से रिलेट कर रही है। तो आंसर इज यस। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि छोटे होते हुए हम लोग वो मिट्टी के बने हुए गल्ले मनी बैंक से इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद हमारे पास थोड़े मेटल के बने हुए मनी बॉक्सेस आ गए, और फिर जब हम बड़े हो गए तो हमने बैंक्स में जाके लॉकर्स खरीदना शुरू कर दिए। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कि हम अपनी एक जो बचत है या सेविंग है उसे कई जगह पे स्टोर कर सकें।
आप जरा बात को गौर से सुनिए, आप फिर अपने बचपन में लौट जाएं और उसी मट्टी के बने हुए गले के ऊपर वापस आए। इस मट्टी के बने हुए गले में आप जितने पैसे डालेंगे, जब मैं इसे पूरा भर जाने के बाद फोड़ूंगा तो क्या होगा, जाहिर है जितने पैसे मैंने उस गले में डाले थे उतने ही पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, P stands for photosynthesis, means during the course of एंडरगोनिक रिएक्शंस, मैंने गले में पैसे डालना शुरू कर दिया, मीन्स मैंने एनर्जी को ट्रैप करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जब मैं इस गले को फोड़ूंगा तो मैं किस वक्त फोड़ूंगा, तो आंसर ये कि जब मुझे पैसे चाहिए होंगे जो मैंने सेव करके रखे हुए थे। तो सेम इज द केस यार, कि जब इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स की हमें जरूरत होगी टू गेन द एनर्जी, तो मैं इन्हीं गलों को फोड़ दूंगा, मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को तोड़ दूंगा, राइट। उनके तोड़ने से अगर मैं उसे बहुत बेसिक लेवल पे जाके बात करूं तो हम इसे बोलेंगे कि हमने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया। जब मैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा, तो वो एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स में ट्रैप हो गई थी बाहर निकल आएगी। कैसे, जैसे कि हमने गले को फोड़ के पैसे बाहर निकाले थे। तो इस तरीके से ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोगों ने एंडरगोनिक प्रोसेस मीन फोटोसिंथेसिस के दौरान में बनाए थे, जब मैं इन सारे के सारे मॉलिक्यूल की क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन मीन्स इसकी ब्रेकडाउन। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, नो, इट्स सिंपल मीनिंग इज ब्रेकडाउन। जब मैं इनको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स, जाहिर है एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एक्सर्गोनिक। यानी कि इस वाले केस में एनर्जी रिलीज हुई, या मैं इसे हीट के टर्म में बोलूंगा तो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड ओवर हियर, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब अगले पेज पे अगर आप अगले टॉपिक पे चलें तो आप लोगों की बुक क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में फर्क बता रही है, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में फर्क बता रही है। अब आपने बात को गौर से सुनना है कि ब्रीदिंग इज मियर अ प्रोसेस, महज, मियर का मतलब होता है महज वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप लोगों ने O2 को एब्जॉर्ब कर लिया और आप लोगों ने CO2 को गिव ऑफ कर दिया, मीन बॉडी में से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये बात याद रखें कि इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ लंग्स, एट द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। लेकिन ये वाला मेथड मुझे ये नहीं बता रहा कि व्हाई आई एम गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन और हाउ CO2 इज बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी, राइट। तो जिस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि O2 कैसे एब्जॉर्ब हो रही है और CO2 कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दैट वेरी फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस एट सेलुलर लेवल। तो फिर ये वाली ऑक्सीजन किसी सेल के पास जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन किसी सेल के पास जाएगी और सेल क्या करेगा, सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा। यानी कि ये है एक्चुअली वो स्टेज कि जहां पे रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो रहा होता है और फिर ये वाला सेल क्या प्रोड्यूस करके देगा मुझे, CO2, जो वापस मेरे लंग्स में आ जाएगी और फिर हम इसे अपने लंग्स में से बाहर निकाल देंगे। तो ये दो डिफरेंट फेजेस हैं, उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, सिंपल ब्रीदिंग दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एज फार एज रेस्पिरेशन इज कंसर्न, टेक्निकली it is the process that involves what, the intake of oxygen and making of what, and giving of what, CO2। तो ये दो फेजेस जो आप लोगों की बुक में मेंशन है। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स कि हम अंडरस्टैंड करेंगे द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ब्रीदिंग। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो आंसर उसका ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इट इज a series of
it is a series of biochemical reactions. More appropriately, you must write bio over here. It is a series of biochemical reactions used to harvest energy from organic molecules. और आपको पता है कि हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कब बनाए थे? जाहिर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हम एनर्जी उसमें से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। राइट माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? अकरेंस, कि रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ हो रही है। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी इस कुराए अर्थ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक ही मेथड है, और वो क्या है? रेस्पिरेशन। यानी कि इस मेथड से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे सारे के सारे प्लांट्स और हमारे सारे के सारे एनिमल्स एनर्जी को अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही होगी। यहां मैं एक छोटी सी लाइन आप लोगों की नजर करना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर प्लांट को भी एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा? वो पहले ग्लूकोज बनाएगा। जाहिर है किसी के से बना लिया, उसे फोटोसिंथेसिस के तरीके से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बना तो लिया उसने ग्लूकोज, क्या कोई ऑर्गेनिज्म, क्या कोई प्लांट उस अपने ही बनाए हुए ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी ले सकता है? तो आंसर इज नो। उस पर्टिकुलर प्लांट को भी ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी पाथवे से गुजारना पड़ेगा, तभी उस प्लांट को क्या मिलेगी? एनर्जी। इसलिए मैंने आपको याद लेक्चर में बोला था कि प्लांट्स हैव गॉट डुअल मेटाबॉलिज्म। जैसे आपका डुअल सिम मोबाइल होता है, उसमें 2 सिम डल जाती है, इसी कैसे प्लांट के अंदर हमने डुअल मेटाबॉलिज्म एड प्लेस किया हुआ है। वन ऑफ देम इज एनाबॉलिक, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज. Another one is catabolic, that is basically involved for respiration and used to harvest energy out of it. और आपको एक लेक्चर में बताया था, आपको याद होगा, that is the compensation point. वो लेक्चर को माइंड में रखी और इस बात को भी माइंड में रखी कि जो रेस्पिरेशन है ये ओनली वे है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स 3 ऑर्गेनिज्म तक टू हार्वेस्ट एनर्जी आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी वांट टू सी द नीड एंड इंपॉर्टेंस। Need and importance of what? Respiration. तो my dear students, पहली बात तो ये है कि जरूरत तो मुझे इसलिए है, नीड की बात हो रही है, बिकॉज टू हार्वेस्ट एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कि जितने भी मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं मैं उनमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करूं, मींस निकालूं। ये तो ज़ाहिर मेरी पहली नीड है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में एनर्जी को हार्वेस्ट क्यों करना चाह रहा हूं? व्हाई? तो उसका आंसर ये है कि ये एनर्जी इस्तेमाल होगी इन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, समथिंग लाइक ग्रोथ। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आप लोग बहुत छोटे थे और अब आप लोगों की हाइट्स अपने पेरेंट्स के ऑलमोस्ट बराबर होने वाली। इस सारे के सारे ग्रोथ के प्रोसेस को जो चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थी वो थी एनर्जी, राइट। फिर अगर हम उसके बाद चलेंगे तो हमारी मुलाकात किससे होगी स्टूडेंट्स? थर्मो रेगुलेशन के साथ। थर्मो रेगुलेशन, ऑल्दो ये जो प्रोसेस है ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन दुनिया में कैटेगोरिकली 2 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एव्स, जिन्हें हम लोग बर्ड्स का नाम देते हैं, एंड अदर वन आर मैमल्स, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, राइट। तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की सलाहियत चूंकि इन 2 ग्रुप्स के पास है, तो यही इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए एनर्जी कन्वर्जन हो रही है कि मैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू हीट एनर्जी, राइट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने 2 बातें समझनी है। नंबर 1
कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और हमें सॉल्यूट करना है नेचर की इस एबिलिटी को कि वो एज पर नीड कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 4 में ये बात पढ़ी थी कि हमारी सारी की सारी ट्रांसपोर्ट पैसिव नहीं होती, बल्कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस में जब हम लोगों को मूवमेंट करनी होती है मॉलिक्यूल की फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड और आउटसाइड टू द इनसाइड, तो वी हैव टू यूज द एनर्जी। एंड पर्टिकुलरली यू नो वेरी वेल कि इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अपहिल मूवमेंट करनी होती है, तो फिर हम लोगों को एनर्जी चाहिए है। अगर आपकी बॉडी में ये वाला प्रोसेस ना हो तो बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके सेल में ही एंटर ना हो और इवन आप लोगों की सेलुलर लेवल पे डेथ बहुत रैपिड हो जाए। सो इवन आपके सेलुलर लेवल पे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एटीपी मींस एनर्जी चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं इससे मजीद आगे एंड नाउ वी वांट टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल डिवीजन। वैसे तो डेफिनेटली सेल डिवीजन का मतलब आपकी ग्रोथ ही है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एड्रेस करना चाह रहे हैं एट द लेवल ऑफ सेल्स। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन करने के लिए भी मींस एक सेल से 2 और 2 से 4 सेल काइंड ऑफ ग्रोथ और रिपेयर और इवन टू कैरी आउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, वी हैव टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए हमें डेफिनेटली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एंड देन इरिटेबिलिटी मींस आपकी नर्व इंपल्सेस, आपकी नर्व इंपल्सेस को जनरेट करने के लिए भी आप पार्ट 2 में जब हम आपसे नर्व इंपल्स के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे आप लोगों के न्यूरॉन्स में मूवमेंट ऑफ आयंस मीन इनसाइड एंड आउटसाइड करने के लिए हमें बहुत बड़े गेट्स को ओपन करना पड़ता है, बहुत से चैनल्स को ऑपरेट करना पड़ता है, और उन गेट्स और चैनल्स की ऑपरेशन डेफिनेटली विदाउट एनर्जी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? डेफिनेटली केमिकल एनर्जी, दैट इज ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही है कि हमें अपनी इस कुराए अर्ज पे अपने नंबर को मेंटेन रखने के लिए अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एंड डेफिनेटली दिस प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट एनर्जी। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत दफा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप किस पे डिपेंड कर रही है? मूवमेंट पे। एक ऑर्गेनिज्म भाग रहा है इसलिए कि मैं जान बचाऊं, दूसरा ऑर्गेनिज्म किस लिए भाग रहा है कि मैं दूसरे की जान ले लूं, उसको शिकार कर लूं, उसको अपनी फूड बना लूं, राइट। तो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म की जिंदगी वाबस्ता है, इट इज नॉट यूजलेस। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास दैट इज व्हाट? टाइप्स। नाउ वी वांट टू मूव टू द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों की बुक ये बता रही है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास रेस्पिरेशन की 2 मेन टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे पता है स्टूडेंट्स ये एक वर्ड है, लेकिन आप लोगों की कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए मैंने इसको 2 वर्ड में लिखा है, एन अलग लिखा है और एरोबिक अलग लिखा है। एन का मतलब होता है विद आउट, विद आउट। अब जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में O2 इस्तेमाल नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एनर्जी को निकाल लूं विद आउट ऑक्सीजन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो दूसरी टाइप की रेस्पिरेशन है मेरे पास, इट डिमांड्स ऑक्सीजन, देयरफॉर वी कॉल इट एज व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। और नजर आ रहा है आप लोगों को कि हमने यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है एरोबिक। इट मींस वी आर इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, हमें बिल्कुल जरूरत है ऑक्सीजन की, और इसको हम बोलते हैं व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन।
अब कहाँ और कैसे किन हालात में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और किन में एनारोबिक हो रही है, उसके लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड, मींस कॉलम 1। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब उन कंडीशंस को, उन हालात को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो लुक एट दिस, हम मोस्ट आइडियल मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इस मॉलिक्यूल के अलावा हम किसी और मॉलिक्यूल से एनर्जी नहीं ले सकते, लेकिन जो वेरी इजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो आए हम इस पर्टिकुलर ग्लूकोज को ही लेकर चल रहे हैं। अब जरा बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़े पते पते की बातें होने वाली है आप लोगों के साथ। ये है मेरे पास एक ग्लूकोज, राइट। अगर आप इसका फार्मूला आपको याद है, बहुत मुश्किल फार्मूला स्टूडेंट, यस बिल्कुल सही है, C6H12O6। आपने जिंदगी में कभी ये नाम नहीं सुना हुआ ना, C6H12O6 है ना स्टूडेंट्स। तो हम इस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अब इस ग्लूकोज को मैं देखूं तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। पहला स्टेप क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन एटम्स के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर लूं। यानी कि आप यूं समझ लें कि मैंने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से ये 2 मॉलिक्यूल बना लिए और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम है और कहते हैं कि हम लोग इसे स्टूडेंट्स पायरुविक एसिड, क्या बनते हैं हम इससे, पायरुविक एसिड बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये 2 एरोस लगा दिए ताकि आप भूले नहीं। 1 glucose molecule will give rise to 2 molecules of pyruvate और pyruvic acid। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C3H4O3, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पायरुवेट। अब ये जो मेरे पास पायरुवेट है, बात को आपने स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनना है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, व्हाट एवर द फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी, उन सब में अगर सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है तो उन सब में ये स्टेप तो होना ही होना है कि हमने एक 6 कार्बन कंपाउंड को सीरीज ऑफ रिएक्शन में से पास करने के बाद इवेंचुअली किस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट कर लिया। ये सब में होना है। और देखिए क्या मैंने यहाँ कहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल की है, तो आंसर इज नो। इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन, ये वाला पार्ट कैसा है, एनएरोबिक। बात को आपने जरा गौर से सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूं। हम अपने आप को मेटाबॉलिकली बहुत एडवांस समझते हैं, जाहिर हम है भी, यूकेरियोट्स हम है भी मॉडर्न, एवोल्यूशन में हम बहुत ऐसे पेड़ में, बट स्टिल हमारी रेस्पिरेशन का पहला पार्ट कैसा है, एनएरोबिक। तमाम ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन का पहला पार्ट कैसा है, एनएरोबिक, राइट। ये बन गया मेरे पास पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है, इससे आगे प्रोसेसेस हो सकते हैं एरोबिक या फिर एनारोबिक। आए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ले चलते हैं सबसे पहले आसान पाथवे पे, उसका नाम क्या है, एरोबिक। अगर मैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात करूंगा तो रेस्पिरेशन कहलाएगी क्या, एरोबिक। इसको हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट्स कहाँ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम डाल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें डालेंगे स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में। यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट्स में पाया जाता है ओनली। अब जब ये वाला C3H4O3 इस माइटोकॉन्ड्रिया में से गुजरेगा तो यहाँ पे ऑपरेट होगा एक साइक्लिक प्रोसेस, एंड दैट वेरी साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेब्स साइकिल। हम इसको क्रेब्स साइकिल में से पास करेंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्या आई नो आप में से अक्सर लोगों को ये नाम आते हैं। जब मैं इसको क्रेब्स साइकिल में से पास करूंगा तो इवेंचुअली मेरे पास 3 चीजें ऑब्टेन होंगी। नंबर वन इज वाटर, नंबर 2 इज CO2, राइट, और नंबर 3 मेरी इस वक्त की सबसे अच्छी फ्रेंड, दैट इज एनर्जी। इसीलिए मैं इसको ब्लू से लेकर, राइट। तो ये है मेरे पास सिराते मुस्तकीम, सीधा सीधा रास्ता। आपकी बुक में इसको बिल्कुल स्ट्रेट वे में दिखाया गया है, राइट। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले मेरे सेल्स में पायरुविक एसिड में, और फिर हम उस पायरुविक एसिड को डाल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में,
और माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस प्रोसेस से गुजारता है, साइक्लिक प्रोसेस से, और प्रोड्यूस होता है मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहाँ, यहाँ। ये बातें आपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे रेस्पिरेटरी मोड की तरफ, और उसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, हम बायोलॉजी के लोग इसे आम फहम जबान में फर्मेंटेशन भी कह देते हैं। हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन वेरी टेक्निकली, बाहर हम इसको ऐसे डील कर रहे हैं। अब ये जो फर्मेंटेशन है ये फर्दर 2 तरह की हो सकती है, राइट। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाई वी कॉल इट एज, बिकॉज कि इस वाले केस में हम इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारे इसका, C3H4O3, इट वाज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड। जब मैं इस पर्टिकुलर पायरुविक एसिड के साथ एक किसको मिलाऊंगा स्टूडेंट्स, NaDH2 को मिलाऊंगा, तो वो यहां से क्या बन के निकलेगा, NaD। सवाल ये है कि ये 2 हाइड्रोजन किसके पास चले गए, तो आंसर इज इसके पास, और ये हो गया रिड्यूस, और अब ये कन्वर्ट हो गया एक और कंपाउंड में जिसका फॉर्मूला कहता है स्टूडेंट्स C3H6O3, राइट। एंड दिस वेरी C3H6O3 इज नथिंग अदर देन लैक्टिक एसिड। अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन कब होगा और कहां होगा, आंसर इज कि इट विल टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स, ये आमतौर पर यूकैरियोट्स में होगा। और कब होगा स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज एन ऑक्सीजन डेट, जब मेरे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, मेरे मसल को चाहिए थी ऑक्सीजन 100 और मुझे मिल रही है से 60, तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 40 राइट मॉलिक्यूल्स इन द मसल्स। तो उस वक्त कंडीशंस कैसी हो जाती है स्टूडेंट, मेरे मसल्स में एनएरोबिक। तो जो ही कंडीशंस एनएरोबिक होंगी तो मेरा मसल एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़ के क्या करना शुरू कर देगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। रिजल्ट में प्रोड्यूस होगी C3H6O3 दैट इज लैक्टिक एसिड। एंड यू नो दिस पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड इज द नीड ऑफ टाइम, बिकॉज कि ये बता रहा है लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा हो गए कि अब इनकी पोटेंशियल और एबिलिटी टू कैरी आउट द वर्क इट इज रिटार्डिंग, कम हो रही है। और ये लैक्टिक एसिड मेरे मसल में पेन करवाता है, मेरे मसल को इंजर होने से बचा रहा है। इट इज समथिंग लाइक एन एरर सिग्नल इन माय मसल्स, राइट। तो ये पेन करवाएगा। और नंबर 2 कि अगर आप फिर भी काम नहीं छोड़ेंगे तो ये अगले दिन आपको हिलने भी नहीं देगा मसल, जिसे हम बोलते हैं कि हमें खलियां पड़ गई हैं, एंड दैट वेरी खलियां इज कॉल्ड एज मसल फैटीग, FATIGUE, मसल फैटीग। और अब हम चलते हैं थर्ड किस्म की रेस्पिरेशन की तरफ, जिसे हम नाम कहते हैं स्टूडेंट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बिकॉज के इस प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है C2H5OH, दैट इज बेसिकली एन अल्कोहल, राइट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। वी विल मूव बैक टू व्हाट, पायरुविक एसिड, और फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड वाज C3H4O3, राइट। अब जब ये वाला पायरुविक एसिड हमारे सेल में नहीं, किसी बैक्टीरिया की बॉडी में जो एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, या फिर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट किसकी, एक एक्सेप्शनल यूकैरियोट की, जिसका नाम मेरे पास क्या है, यीस्ट। यीस्ट इज बेसिकली एन अ यूकैरियोट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द थिंग्स, but it can carry out respiration in the absence of what, oxygen, therefore it can carry out what, anaerobic respiration। तो जब ये वाले ऑर्गेनिज्म का एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट होगा और कंडीशंस होंगी एनारोबिक, तो फिर ये क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर पायरुवेट को
in the presence of same NADH2 और NAD क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, किस में, C2H5OH। अब इसमें आपने एक बात और जो सबसे अहम है वो याद रखनी है, वो क्या है कि यहां प्रोड्यूस होती है CO2, और ये वाली CO2 कहां से आई है, डेफिनेटली इन दोनों कार्बन एटम के डिफरेंस है। ये वाली CO2 कहां इस्तेमाल होती है, डेफिनेटली इन बेकिंग, ये बेकिंग में इस्तेमाल होती है, और बेकिंग की जो सबसे ज्यादा वाइड एप्लीकेशन दुनिया में नजर आती है हम लोगों को, वो है इन मेकिंग ब्रेड, ये ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपको पता है कि ये मेरे पास एक ब्रेड बनाने का अगर सांचा है, तो इस पर्टिकुलर सांचे में मैं सिर्फ इतनी सी डो डालता हूं, इतनी सी, राइट, ये मैंने डो डाली हुई है, और इसके अंदर मैंने यीस्ट ऐड कर दिया है, कंडीशंस मैंने एनारोबिक कर दी है। यू नो वेरी वेल कि इस कोर्स में क्या प्रोड्यूस हो रही है, सारा CO2। तो ये वाली CO2 क्या करेगी, वो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएगी, और increased accumulation of CO2, it will gradually elevate this level of dough. Sometime you know कि it comes out। अगर आपने देखा हो तो डबल रोटी का जो ऊपर वाला पीस होता है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, उसका रीजन यही है कि वो डबल रोटी के सांचे से भी बाहर निकल गया, फैल गया। तो जितनी ज्यादा आप लोगों के डो में CO2 प्रोड्यूस होगी, उतनी ही डबल रोटी ज्यादा पोरस होगी, राइट, उतनी ही ज्यादा वो सॉफ्ट होगी। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोगों ने इस्तेमाल किया फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यू नो, इससे हम बन भी बना सकते हैं, इससे हम डबल रोटी भी बना सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी टाइप, जैसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें हम मुसलमान ज्यादा आमतौर पे CO2 को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ कोर्स ब्रेड एंड अदर थिंग्स, लेकिन जो वाइन है उसे बनाने में, उसके फॉर्मेशन में जो चीज यूजफुल है दैट इज C2H5OH। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके लिए हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। ऑलवेज ट्राई टू inculcate or prevail positivity amongst you. It will definitely increase your learning abilities. And till next lecture, Allah Hafiz.